नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। आज के इस वीडियो में 5 से 6 फरवरी 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह सारी जानकारी हम आपको यहाँ पर विस्तार पूर्वक देंगे, जो कि आपके बिहार में आयोजित होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप इस सीरीज के साथ पहली बार जुड़े हैं तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद खुद निर्धारण कीजिएगा क्या ये सीरीज आपके लिए उपयोगी हो सकता है या फिर नहीं। चलिए, हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था पिछले वीडियो में कि बिहार के किस जिले में खादी मेला सह उद्यमी बाजार का आयोजन 6 से लेकर 16 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। इसकी सारी जानकारी देते हुए हमने आपको बताया था इसका करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर डी। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी वहां पर विस्तार पूर्वक लिखें। विस्तार से लिखने का फायदा होता है कि चीज़ों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। अच्छा, जो टेस्ट सीरीज बीपीएससी मेकर ऐप पर चल रही है, जो आपको इसका छठा प्रैक्टिस पेपर 4 फरवरी को मिला, अब जो नेक्स्ट 7वां प्रैक्टिस पेपर है, आप 11 फरवरी मतलब रविवार को 11 फरवरी 2024 को इसमें भाग ले पाएंगे। प्रत्येक संडे को फिलहाल हो रही है, तो ऐसे में जो टेस्ट आपका छूट चुका है, अगर आप नहीं दे पाए हैं तो समय निकाल के उस टेस्ट को दे दीजिएगा, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड बार टेस्ट देने की सुविधा है और फ़ोन, कंप्यूटर, टैबलेट आदि कहीं पर भी आप टेस्ट दे सकते हैं। और साथ-साथ ये ध्यान रखेंगे, जो नए छात्र इसे जॉइन करेंगे तो उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस कोर्स में जितनी भी चीज़ें पहले आया है वो सभी आपको मिल जाएगा। यही वाला कोर्स है, हालाँकि अभी एक ऑफ़र चल रही है जो कि आप ध्यान रखेंगे 8 फरवरी 2024 मध्य रात्रि तक आप इस ऑफ़र का लाभ ले पाएँगे। जब कोर्स आप परचेज़ करेंगे तो वहाँ पर ये प्रोमो कोड जो आपको दिख रहा है बीपीएससी 70, जो बीपीएससी वाले कोर्स की हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको भारी डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो बीपीएससी ट्री वाला कोर्स है, आप ध्यान रखेंगे ये वाली कोर्स है, इसमें भी ऑफ़र है, ये भी 8 फरवरी 2024 तक है। इसमें ये प्रोमो कोड अप्लाई करना है बीएम 100 का। ठीक है, तो अपनी सुविधा के आधार पर दोनों कोर्स को आप चाहें तो किसी को भी एक जॉइन कर सकते हैं। हालाँकि करंट अफेयर्स का जो मटेरियल है, आपको बता दूँ कि करंट अफेयर्स का जो हम आपको पैकेज दे रहे हैं पूरा का पूरा, जिसमें डेली, मंथली, ईयरली सारे करंट अफेयर्स हैं और स्पेशल कुछ क्लासेस होंगे, वो सभी दोनों कोर्स में है। और जो रिसेंटली वार्षिकांक पीडीएफ आया था जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक का, वो दोनों कोर्स में आपको उपलब्ध मिलेगा, आप वहाँ से उसे प्राप्त कर पाएँगे। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। ये पहला प्रश्न है कि बिहार में कहाँ बने बापू टावर का उद्घाटन हाल ही में 4 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। ये बहुत ज़्यादा खबरों का विषय है, ऐसे में ध्यान रखेंगे। ये तो पटना में इसका उद्घाटन हुआ, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें, एग्जैक्ट जगह की बात करें तो वो इलाका है गर्दनी बाग का। तो गर्दनी बाग पटना आप कह सकते हैं, यहीं पर अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया, जो बिहार के 22वें मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनके द्वारा। कब किया गया? तो 4 फरवरी 2024 को। संबंधित तथ्यों में ध्यान रखेंगे कि महात्मा गांधी की स्मृतियों को समेटे हुए बापू टावर का निर्माण गर्दनी बाग पटना में किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 4 फरवरी 2024 को किया गया। यानी कि महात्मा गांधी से जुड़े हुए जितनी भी यादें हैं यहाँ पर, मतलब इसी को समेटा गया है, इसी को यहाँ पर एकत्रित किया गया है इस बापू टावर में। और आपको ये भी ध्यान रखना है, इसका शिलान्यास नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह पर 2 अक्टूबर 2018 को किया था, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में 4 फरवरी 2024 को हुआ है। ये 6 मंजिला, जो कि अगर हम ऊंचाई के दृष्टिकोण से फीट में बात करें तो 120 फीट ऊंची बापू टावर जो है, ये 7 एकड़ परिसर में फैला हुआ, परिसर जो है ये 7 एकड़ में फैला हुआ है। अभी हम इसका तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल इतनी सारी बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना है, लेकिन ऐसी ही जानकारी कुछ समय पहले भी हमने आपको दिया था बापू परीक्षा परिसर से संबंधित, अगस्त 2023 में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार की राजधानी पटना के कुम्हरार में बने भारत के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र, या फिर यूं भी आप कह सकते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र, जो कि बापू परीक्षा परिसर, जिसका उद्घाटन 23 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। इसके बारे में कई जानकारी हमने आपको बताया था कि यह 6 एकड़ भूमि में बना 5 मंजिला भवन है और इस केंद्र पर 16,000 से अधिक विद्यार्थी एक साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा दे सकते हैं या फिर देने में सक्षम हैं। ये इसकी कैपेसिटी है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जो बात हम यहाँ पर कर रहे थे बापू टावर के बारे में, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है बापू टावर।
जो कि आपको तस्वीर के माध्यम से दिख रहा है। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर जो हमने बापू परीक्षा परिसर की बात किया है, तो बापू परीक्षा परिसर ये आप देख सकते हैं, ये बना है पटना के कुम्हरार में। जबकि अगर इसकी बात करें, बापू टावर की बात करें, तो गर्दनी बाग पटना में। ठीक है, तो दोनों चीजें ध्यान रखिए, बापू टावर गर्दनी बाग पटना में और बापू परीक्षा परिसर ये कुम्हरार पटना में। ठीक है, दोनों चीजें आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले दूसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि इस वर्ष 2024 में बिहार में नई सरकार के गठन के बाद हाल ही में कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हुआ है। बताएं कि सम्राट चौधरी को किस विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, ये आपके लिए जो खास करके नई मंत्रिमंडल गठित होती है, जिन्हें विभागों का आवंटन किया जाता है, ये आपके लिए कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है, अगर हम बात करें सम्राट चौधरी की, तो इन्हें बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है, अभी तो वर्तमान में 2 उप मुख्यमंत्री, वो भी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन सम्राट चौधरी के पास उप मुख्यमंत्री का कार्यभार है, लेकिन इसके अतिरिक्त उन्हें वित्त विभाग, खेल विभाग, उद्योग विभाग का भी प्रभार दिया गया है। कुल मिला के 9 विभागों का प्रभार सम्राट चौधरी के पास है। तो विकल्पों के आधार पर देखें तो इसमें तीनों जो विकल्प हैं, ए, बी और सी, ये तीनों सही है। तो विकल्प नंबर डी हमारा फाइनल आंसर होगा। उपयुक्त तीनों विभागों की जिम्मेदारी उनके पास है, सम्राट चौधरी के पास। आइए हम इसको विस्तार से समझते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोग ऐड कर लेंगे, इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी। देखिए, बिहार कैबिनेट का जो नया मंत्रिमंडल गठित हुआ है 3 फरवरी 2024 को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में। ऐसे में यहाँ से चीजें आपको याद रखना है। नीतीश कुमार, जिन्हें कि मुख्यमंत्री का कार्यभार मिला है, और ये 9वीं बार है जब नीतीश कुमार, आप यहाँ पर लिख भी लेंगे कि ये 9वीं बार है जब नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। ठीक है, नीतीश कुमार के अंतर्गत जिस विभाग का जिम्मेदारी है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि गृह मंत्रालय, अर्थात गृह मंत्री जो है बिहार के, वो नीतीश कुमार है। इसके अतिरिक्त सामान्य प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी नीतीश सरकार के पास है या फिर नीतीश कुमार के पास है। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन एवं अन्य वे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं हुए हैं या फिर जिसमें कोई मंत्री नहीं है, वो सभी नीतीश कुमार के ही अंडर है। तो ये यहाँ पर जो खास करके इतनी सारी चीजें हमने लिखा है, वो नीतीश कुमार के अंतर्गत है। लेकिन वहीं पर अगले हम पॉइंट पे बात करें, सम्राट चौधरी, जिन्हें की उप मुख्यमंत्री बनाया गया है बिहार का, तो इनके अंतर्गत वाणिज्य कर विभाग, वित्त विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, अभी हाल ही में नगर विकास एवं आवास विभाग को जो खास करके गांधी मैदान में झांकियां निकाली गई, 14 झांकी, उसमें पहला स्थान मिला था। और खेल विभाग, जो कि इसी के अंतर्गत है, खेल विभाग को दूसरा पुरस्कार मिला था, आपको मालूम होगा। इसके अतिरिक्त इसमें जो शामिल है, स्वास्थ्य विभाग, उद्योग विभाग, विधि विभाग, पंचायती राज विभाग, साथ ही साथ पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, ये सभी सम्राट चौधरी के अंतर्गत है। अब यहाँ पर अगला जो है, एक और बिहार में उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, विजय कुमार सिन्हा, जो कि विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। तो इनके अंतर्गत पथ निर्माण विभाग, श्रम संसाधन विभाग, राजस्व भूमि सुधार विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, कृषि विभाग, गन्ना उद्योग विभाग, और इसके बाद कला संस्कृति एवं युवा विभाग, लघु जल संसाधन विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग। तो ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये सभी विजय कुमार सिन्हा के अंतर्गत है, इन सारे विभागों की जिम्मेदारी, यानी कि इन सारे विभागों के मंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा। कहने का सेंस यहाँ पर यह है। अब इसके अतिरिक्त रिमेनिंग जो भी विभाग बच गए हैं, जो आवंटन हुआ है, उसको भी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। विजय चौधरी की बात करें तो उन्हें संसदीय कार्य विभाग, जल संसाधन विभाग, परिवहन विभाग, उसके साथ भवन निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, यानी कि शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई। तो कुल मिला के बात यहाँ पर यह हो जाती है कि बिहार के नए शिक्षा मंत्री हैं विजय चौधरी। ठीक है, ये आप यहाँ से ध्यान रखिए। अच्छा, विजेंद्र यादव को ऊर्जा विभाग, ये पहले भी ऊर्जा विभाग में ही थे। और फिर उसके बाद मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, योजना का विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। श्रवण कुमार की बात करें तो इनके अंतर्गत समाज कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। प्रेम कुमार की हम बात करें तो पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, सहकारिता विभाग, साथ ही साथ आपदा प्रबंधन विभाग, पर्यटन विभाग, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। संतोष सुमन की बात करें, जो कि आपको ध्यान रखना, जीतन राम मांझी के ये सुपुत्र हैं, इन्हें सूचना प्रावैधिकी विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई। अच्छा, इसमें एक और नाम है निर्दलीय में, ये सुमित कुमार, तो इन्हें सौंपा गया है या फिर इन्हें जो आवंटित किया गया, विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग। तो ये नया मंत्रिमंडल है जो कि 3 फरवरी 2024 को विभागों का आवंटन हुआ, बंटवारा हुआ। तो ये तमाम चीजें आप ध्यान रखेंगे।
चलिए आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत ज़्यादा विवादों में भी इस समय है। ये प्रश्न है कि कर्पूरी ठाकुर के बाद निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर या फिर एक्स प्लेटफॉर्म पर इसकी सूचना दी थी, सार्वजनिक की थी। लेकिन बाद में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो विपक्षी दल हैं, उनके द्वारा इसका काफ़ी विरोध भी किया जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा खबरों का विषय है। फिलहाल इसका जो राइट आंसर है, इन्हें अभी हाल ही में लालकृष्ण आडवाणी को, जो कि नरेंद्र मोदी के एक प्रकार से राजनीतिक गुरु भी कहे जाते हैं, तो इन्हें अभी हाल ही में सम्मानित करने की घोषणा की गई भारत रत्न से। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। कई चीज़ें यहाँ से निकल कर आती है कि भारत सरकार ने भाजपा के वयोवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी को 96 साल की उम्र में देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा किया है। वे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा के संस्थापक सदस्य नानाजी देशमुख के बाद ये सम्मान पाने वाले भाजपा के तीसरे नेता हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। बहुत जगहों पर सिर्फ और सिर्फ अब ये पढ़ लेते हैं कि किन्हें मिला, लालकृष्ण आडवाणी को मिला और कर्पूरी ठाकुर को मिला 2024 में। लेकिन आपको ये हिडन चीज़ें भी याद रखना पड़ेगा। भाजपा नेताओं में अगर हम बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी, नानाजी देशमुख, इन दोनों के बाद भाजपा के तीसरे नेता हैं जब उन्हें यह सम्मान मिलेगा। अगला पॉइंट है, लालकृष्ण आडवाणी 50वें ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। तो इसके अतिरिक्त जो हमने जानकारी आपको कर्पूरी ठाकुर को लेकर दिया था, आइए उसे देख लेते हैं। 23 जनवरी 2024 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया जा चुका, यानी कि किया गया था। कब? तो 23 जनवरी 2024 को। और क्रम के आधार पर देखें तो ये 49वां भारत रत्न पुरस्कार था। 50वें को लेकर जो घोषणा हुई, वो नाम आप ध्यान रखेंगे, लाल कृष्ण आडवाणी। आइए अब यहाँ पर भारत रत्न के बारे में कुछ चीज़ें विस्तार से देख लेते हैं। भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी वो 2 फरवरी नहीं बल्कि 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। कब? तो 2 जनवरी 1954 को। अच्छा, सबसे पहले ये सम्मान किन्हें मिला? तो सबसे पहला सम्मान स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, अगर हम बात करें तो चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी या फिर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी कि सीवी रमन को 1954 में भारत रत्न दिया गया था। तो यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखेंगे, पहला सम्मान इन तीन लोगों को, इन तीन महान हस्तियों को दिया गया। हालांकि भारत रत्न में एक कंडीशन है कि एक वर्ष में केवल 3 महान हस्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है, अर्थात एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है, 3 से अधिक को नहीं। राष्ट्र सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है, इतनी चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। अच्छा, एक ईस्वी आप यहाँ पर देख रहे होंगे, 1954 हमने लिखा है। 1954 में ही भारत और चाइना के मध्य पंचशील समझौता हुआ था और उस समय भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके चीनी समकक्ष का नाम था चाउ एन लाई। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे थे भारत रत्न की। ऐसे में बिहार को जो पद्म पुरस्कार के तहत या फिर बिहार को जो इस वर्ष इन चारों नागरिक सम्मान के अंतर्गत जो भी सम्मान या फिर अवार्ड मिले हैं, जो नाम है, किस क्षेत्र में मिले हैं, वो तमाम जानकारी एक बार पुनः से मैं दोहरा दूं, क्योंकि हो सकता है यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि पिछली बार बीपीएससी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बना था पेपर में सी कला से संबंधित। ठीक है, आपको याद होगा, ये बीपीएससी ट्री एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया है। पिछली बार 3 बिहारियों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। इस बार की बात करें तो इस बार जो बिहारियों को पद्मश्री सम्मान मिला, भारत रत्न मिला, उसकी कंप्लीट सूची आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2024 को लेकर 132 हस्तियों, जो कि हम यहाँ पर भारत रत्न को छोड़ के बात कर रहे हैं, 132 हस्तियों में 110 को पद्मश्री, 5 को पद्म विभूषण और 17 को पद्म भूषण। जो पद्मश्री है भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान है, पद्म विभूषण जो है ये भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है और पद्म भूषण जो है ये तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। तो कुल मिला के 132 हस्तियों को सम्मानित करने की घोषणा हुई थी। ठीक है, तब इसके तहत आप देखिए, भारत रत्न अगर हम बिहार को मिले सम्मान की बात करें तो भारत रत्न किन्हें मिला? तो कर्पूरी ठाकुर को सामाजिक कार्य या फिर यूं कहें राष्ट्र सेवा के लिए दिया गया। पद्म विभूषण की बात करें तो सामाजिक कार्य के लिए बिंदेश्वर पाठक को दिया गया। रिसेंटली 2023 में बिंदेश्वर पाठक का निधन हुआ था। ये सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं, मतलब थे, वैशाली के रहने वाले थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इनसे पहले इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। पद्म भूषण की इस बार की बात करें तो चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर, जो कि मेडिसिन के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। पद्मश्री पुरस्कार जो बिहार को मिला, इस बार 4 पद्मश्री पुरस्कार मिला है। एक अशोक कुमार विश्वास को टिकुली कला के लिए या फिर टिकुली कह सकते हैं
पेंटिंग के लिए। अगला है सुरेंद्र किशोर जो कि साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के लिए। राम कुमार मल्लिक को ध्रुपद गायन एक कला शैली है उसके लिए। और दंपति यानी कि पति पत्नी शांति देवी पासवान और शिवम पासवान दोनों को मधुबनी या फिर मिथिला पेंटिंग्स में गोदना शैली के लिए यानी कि इस कला के लिए संयुक्त तौर पर पद्म पुरस्कार दिया गया। अच्छा, इन सब के अतिरिक्त यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत इन तीनों पुरस्कारों में कुल मिला के बिहार को जो पुरस्कार मिले हैं ये 6 पुरस्कार मिले हैं और एक भारत रत्न, कुल मिला के इसकी संख्या होती है 7। तो ये चीजें आप यहाँ पर ध्यान रखें। और जो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है, कर्पूरी ठाकुर को आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। आइए चौथे प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है कि हालिया जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में छठे स्थान पर है। अच्छा, ये रिपोर्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार आपको ध्यान रखना, इस तरह के भी प्रश्न एग्जाम में इंडेक्स को लेकर इस तरह की चीजें पूछी जाती है। देखिए, टॉमटॉम इंडेक्स है और टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स एक्चुअली इसके तरफ से एक संस्था का नाम है, इसके द्वारा जारी किया गया और छठे नंबर पे है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। आइए इसको हम विस्तार से समझते हैं। फिलहाल ये ध्यान रखिए, करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर ए। आपको बता दूं कि डच लोकेशन टेक्नोलॉजी टॉमटॉम द्वारा जारी ट्रैफिक इंडेक्स में 55 देशों के 387 शहरों को शामिल किया गया और इसमें से अगर हम बात करें रैंक और देश और साथ ही साथ प्रति 10 किलोमीटर औसत यात्रा पर लगने वाले समय की, तो इसमें पहले स्थान पर रहा लंदन जो कि इंग्लैंड का एक शहर है और यहाँ पर प्रति 10 किलोमीटर पर जो औसत यात्रा का समय है वो निर्धारित हुआ इस इंडेक्स में 37 मिनट 20 सेकेंड। और दूसरे स्थान पर जहां पर ट्रैफिक बहुत है, ऐसे में डबलिन जो कि आयरलैंड का ये शहर है इसमें दूसरे स्थान पर रहा। बात करें तीसरे स्थान का तो टोरंटो एक कनाडा का शहर है, ये ट्रैफिक के मामले में तीसरे स्थान पर रहा। लेकिन वहीं पर आगे हम बात करें भारत की दृष्टिकोण से, भारत का बेंगलुरु शहर जो है ये छठे स्थान पर रहा है। बेंगलुरु में 10 किलोमीटर की यात्रा करने में औसतन जो समय लगता है वो लगता है 28 मिनट 10 सेकेंड। तो ये यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। अगले पॉइंट पे बात करें तो इसके जस्ट बाद 7वें स्थान पर भारत का एक शहर है पुणे, जो कि इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि 10 किलोमीटर की यात्रा करने पर यहाँ पर औसतन 27 मिनट 50 सेकेंड का लगता है। यानी कि अगर हम बात करें जो दुनिया के जो कह सकते हैं जो टॉप ऐसे शहर है जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ है, ऐसे शहरों की सूची में जो इंडेक्स अभी जारी हुई, इस इंडेक्स के आधार पर बेंगलुरु और पुणे जो कि भारतीय शहर क्रमशः छठे और 7वें स्थान पर है। आइए अगर हम बात करें इस सूची की, इस इंडेक्स की टॉप 10 शहरों की, तो टॉप 10 में 2 भारतीय शहर शामिल है जो कि छठे और 7वें स्थान पर बेंगलुरु और पुणे है। अच्छा, राजधानी दिल्ली की बात करें तो सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में दिल्ली को 44वां स्थान मिला और मुंबई को 54वां स्थान दिया गया है। पिछले साल 2022 में बेंगलुरु दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में दूसरे स्थान पर था। ठीक है, इस इंडेक्स से संबंधित ये चीजें फिलहाल आप ध्यान रखेंगे। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में कर्नाटक ने नागेश ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। बताएं कि इस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। देखिए, नागेश ट्रॉफी का जो संबंध है ये क्रिकेट से है, जिसे कि अभी हाल ही में कर्नाटक ने अपने नाम किया। विकल्प नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको बता दूं कि नागेश ट्रॉफी यह पुरुष वर्ग का राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है और हाल ही में 2 फरवरी 2024 को कर्नाटक ने आंध्र प्रदेश को हराकर यह नागेश ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। तो ये तो रही बात यहाँ पर नागेश ट्रॉफी से संबंधित। हालांकि क्रिकेट से संबंधित और भी कई सारी ट्रॉफियां हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। जैसे कि दिलीप ट्रॉफी की बात करें तो भारत में खेले जाने वाला एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है और जुलाई 2023 में साउथ जोन ने वेस्ट जोन को हराकर 14वीं बार इस खिताब को अपने नाम किया था। यानी कि पिछला जो विजेता है 2023 का, यह है साउथ जोन। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है वो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये भारत की एक घरेलू T20 क्रिकेट प्रतियोगिता है और पिछले वर्ष 2023 में इसका 16वां संस्करण आयोजित हुआ था। पंजाब ने बड़ौदा को हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब अपने नाम किया था। इस सूची में एक और ट्रॉफी है देवधर ट्रॉफी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये भारत में आयोजित होने वाले श्रेणी ए क्रिकेट प्रतियोगिता है। पिछले साल इसका 48वां संस्करण आयोजित हुआ था और साउथ जोन ने ईस्ट जोन को हराकर 9वीं बार इस खिताब को अपने नाम किया था। तो ये जो 4 ट्रॉफी आप देख रहे हैं, नागेश ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी, ये चारों की जानकारी हमने यहाँ पर इस स्लाइड में आपके लिए डाल दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। कई बार इस तरह के ट्रॉफी से संबंधित एक एग्जाम में प्रश्न बनते हैं।
चलिए फिलहाल इसे स्किप करते हुए आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले आज की इस वीडियो में हम आपको लाइक का टारगेट देना चाहते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। आज के इस वीडियो का टारगेट हम आपको दे रहे हैं 700 लाइक का। अगर आपको लगे कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हो रही या फिर हो सकती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में ज़रूर इसे शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। ठीक है, अगर आपको लगे कि सचमुच यहाँ से आपकी हेल्प होती है, तो कम से कम 700 लाइक का आंकड़ा आप लोग जरूर पूरा कीजिएगा। 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड में आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए। चलिए ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने लाइक किया होगा। चलते हैं अब यहाँ पर अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि कंचनजंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय या फिर सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का पुरस्कार मिला है या फिर जीता है, किस फिल्म ने? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर लाचित द वॉरियर। अच्छा, इस एनिमेशन फ़िल्म की बात करें तो ये लाचित बोरफुकन पर आधारित है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आपको ये जानकारी दे दूँ कि लाचित बोरफुकन जिसकी बात हम करने वाले हैं यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन में, ये अहोम किंगडम के कमांडर थे। आइए इसको डिटेल से देखते हैं जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। लाचित द वॉरियर ने कंचनजंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, ये फिल्म का नाम है, तो कंचनजंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन का पुरस्कार हासिल किया है, जिससे ये खबरों में, हालांकि इससे पहले भी कई फिल्म पुरस्कार में इसे सम्मानित किया गया है। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अहोम जनरल लाचित बोरफुकन पर आधारित यह एक एनिमेशन फिल्म है। और फिर यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो यह भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी पार्थ सारथी महंत द्वारा लिखित और निर्देशित है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक जानकारी मैं ये दे दूं, जो हम इस फिल्म की बात कर रहे हैं, जो कि लाचित द वॉरियर इस फिल्म का नाम है, जो कि लाचित बोरफुकन पर या फिर बोरफुकन पर आधारित है, इनकी वीरता पर आधारित है। दरअसल इसको समझिएगा, यह फिल्म 1600 के दशक में मुगलों का जो असम पर कब्जा हो रहा था, उसको रोकने का जो प्रयास किया गया था, ये अहोम कमांडर लाचित बोरफुकन की द्वारा, तो उन्हीं की वीरता को ये प्रदर्शित करता है, उसी पर ये आधारित है। तो आई थिंक ये चीजें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला 7वां प्रश्न है कि 3 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में तालाबीरा ताप विद्युत परियोजना की आधारशिला रखा गया है? तो ये संबंधित कहाँ से? एक्चुअली इसका राइट आंसर होगा ये उड़ीसा से संबंधित है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। हाल ही में 3 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उड़ीसा में, जो उड़ीसा का झारसुगुड़ा जिला है, यहाँ पर झारसुगुड़ा जिले के तालाबीरा में 2400 मेगावाट की कोयला आधारित अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल फिट हेड थर्मल पावर परियोजना की आधारशिला रखा गया। कब? तो 3 फरवरी 2024 को। किनके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। देखिए यहाँ पर बात हुई कोयला आधारित यह है। अब कोयले को लेकर एक प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं, या फिर कई प्रकार के एग्जाम में और भी यहाँ से प्रश्न बने हैं। दरअसल कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है, इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है, लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन होते हैं, वो हम लोग जानेंगे। अच्छा, कोयला की बात हुई तो कोयला को हम लोग ईंधन के रूप में मुख्यतः प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कोयले के प्रकार की जो हम बात कर रहे थे, सामान्यतः ये 4 प्रकार के होते हैं। तो यही चीजें हमने लिखा कि विभिन्न प्रकार के कोयले में जो कार्बन की मात्रा होती है, ये अलग होती है। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर इसे 4 भागों में डिवाइड किया गया है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा कि सामान्यतः कोयला 4 प्रकार के होते हैं। आइए इसको समझते हैं। आप लोग 10th क्लास जब पढ़े होंगे, 10th क्लास में बिहार जो मतलब कर सकते हैं, बिहार बोर्ड के बुक में इसके बारे में एकदम से डिटेल में चीजें लिखी गई हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कोयले की 4 जो प्रकार हैं कार्बन के आधार पर, इसमें आपको ध्यान रखना सबसे सर्वोत्तम जो प्रकार है यह है एंथ्रासाइट, जिसमें कोयले की मात्रा होती है 94 से लेकर 98%। दूसरा प्रकार है बिटुमिनस, जिसमें 78 से लेकर 86% तक कार्बन होती है। मतलब यहाँ पे हम कार्बन की बात कर रहे हैं इस कोयले में, कोयले का तो एक टाइप है। अगला यहाँ पे हमारा है लिग्नाइट, जिसमें कि 28 से 30% तक कार्बन होता है। और जो सबसे घटिया क्वालिटी है कोयला का, वो होता है पीट कोयला, जिसमें 27% या फिर उससे कम कार्बन पाया जाता है। ठीक है, तो ये कोयले का प्रकार है, इसे समझिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला 8वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया गया? तो अभी हाल ही में ये भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का जो आयोजन हुआ, ये नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली में जो प्रगति मैदान है, भारत मंडपम है, यहीं पर ये आयोजित हुआ। विकल्प नंबर 1 करेक्ट होगा। देखिए भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो की बात करें तो ये भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की ये पहली मोबिलिटी प्रदर्शन है। यानी कि कहने का सेंस यहाँ पर यह है, यह इसका पहला संस्करण है। आप ये ध्यान रखेंगे 1 से लेकर 3 फरवरी 2024 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, और इस एक्सपो में
50 से अधिक देशों के 800 से अधिक प्रदर्शक ने भाग लिया। आपको ये भी ध्यान रखना है जिसमें 28 वाहन निर्माताओं और 600 से अधिक ऑटो कंपोनेंट निर्माताओं की भागीदारी रही, जो कि अब आपको यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं जो आयोजित हुआ भारत मंडपम में। इसको आप यहाँ पर तस्वीर के माध्यम से देख लीजिए। जो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 है, ये इसका पहला संस्करण प्रगति मैदान में जो भारत मंडपम है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, 1 से 3 फरवरी तक यहीं पर ये आयोजित हुआ। अच्छा, ये भारत मंडपम को देखकर आपको कुछ याद आ रहा होगा कि यहीं पर G20 का 18वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, जो कि G20 का जो कह सकते हैं अध्यक्षता था 2023 में, ये भारत के पास था। तो भारत ने इसके कार्य उद्देश्य को आगे बढ़ाया और विभिन्न क्षेत्रों का मतलब इसमें अलग-अलग कैटेगरी में कई जगहों पर बैठकें आयोजित हुई। लेकिन जो इसका शिखर सम्मेलन था, 18वां शिखर सम्मेलन, ये दिल्ली के प्रगति मैदान में जो भारत मंडपम है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहीं पर ये आयोजित हुआ। और यहाँ से एक चीज़ जानकारी हमने आपको ये भी दिया था कि भारत मंडपम के आगे में जो ये आप देख रहे हैं, ये नटराज की जो मूर्ति है, ये पूरे विश्व में स्थापित ये नटराज की सबसे बड़ी प्रतिमा है, जो कि भारत मंडपम के आगे लगाई गई है प्रगति मैदान में। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ से निकल कर सामने आती हैं। अच्छा, जो हम G20 को लेकर आपको जानकारी दे रहे थे, 17वां G20 शिखर सम्मेलन जो इंडोनेशिया के बाली में हुआ था, वहाँ के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को इसकी कमान सौंपी थी और उसके बाद भारत इसका कार्य उद्देश्य को आगे ले गया। हालाँकि इस समय जो G20 कमान है जो भारत से मिली है, वो ब्राज़ील को मिली है, यानी कि भारत के बाद अब G20 कमान ब्राज़ील के पास है। आप ये ध्यान रखेंगे, 17वां G20 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया की बाली में हुआ था और 18वां शिखर सम्मेलन भारत में नई दिल्ली में प्रगति मैदान भारत मंडपम में हुआ था। 17वां G20 शिखर सम्मेलन का थीम आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, जबकि 18वां शिखर सम्मेलन का थीम क्या था, तो वसुधैव कुटुंबकम। ये जानकारी ध्यान रखें। अच्छा, इसी G20 के अंतर्गत ही भारत में जो मतलब जो बैठकें आयोजित हुई, कई जगहों पर कई सम्मेलन आयोजित हुए, तो इसी में पटना में L20 या फिर यूं कहें लेवर 20 श्रम 20 आयोजित हुआ था 22 से 23 जून को सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में। आपको ये ध्यान रखना है कि सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर के ज्ञान भवन और बापू सभागार में ये आयोजित हुआ था, जिसका उद्घाटन जो राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, इनके द्वारा किया गया था। इसका थीम था एक परिवार और एक विषय। तो ये चीजें यहाँ से इतनी सारी निकल कर आती है जो कि आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे। अगला 9वां प्रश्न कि हाल ही में कब विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह मनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ये फरवरी के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, तो 1 से 7 फरवरी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी 1 से 7 फरवरी यानी कि फरवरी के पहले सप्ताह में विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह मनाया गया है। आप ये ध्यान रखेंगे, इसे मनाने की शुरुआत सभी धर्मों के लोगों के बीच सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है, यह सप्ताह आपसी समझ, सहयोग और शांति बढ़ाने के लिए विभिन्न धर्मों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2010 में इसकी शुरुआत किया था और 2024 में जो 1 से 7 फरवरी तक मनाया गया है, इसका थीम अर्थात जो इसका विषय है यह है यूनिटिंग फॉर पीस। ये 2024 का निर्धारित थीम है। अगला 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए मसाल वाहक के रूप में चुना गया है? करेक्ट आंसर है अभिनव बिंद्रा। विकल्प नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं कि 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस की राजधानी में होने वाले, यानी कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने वाले 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए अभिनव बिंद्रा को मसाल वाहक चुना गया है। और अभिनव बिंद्रा की बात हुई तो ऐसे में यहाँ से, हालांकि जो पेरिस ओलंपिक है इसको लेकर जब प्रतियोगिता आयोजित हुई, जब चीजें निकल कर सामने आएगी तो हम जरूर आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर हम अभिनव बिंद्रा की बात कर लेते हैं। अभिनव बिंद्रा की बात करें तो व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय एथलीट हैं, इस लिहाज से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट बात करें तो उन्होंने 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक खेल था पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल में उन्होंने व्यक्तिगत श्रेणी में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। इस लिहाज से आप ध्यान रखेंगे, ये भारत के पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है, ओलंपिक की बात हुई तो ओलंपिक से ही संबंधित ये पॉइंट है, हमने पिछले साल आपको दिया था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। दरअसल 15 से 17 अक्टूबर 2023 तक मुंबई में आयोजित 141वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र के दौरान क्रिकेट, यानी क्रिकेट का जो 3 फॉर्मेट है आईसीसी का, उसमें से भी एक छोटा फॉर्मेट जो T20 है, तो क्रिकेट का T20 फॉर्मेट बेसबॉल, स्क्वैश और लैक्रोस साथ साथ फ्लैग फुटबॉल को
2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है। तो ये जो घोषणा हुई थी, जो 141वां जो सत्र था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का, जो मुंबई में आयोजित हुआ, वहीं पर इसकी घोषणा हुई। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाने योग्य है। अगला 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में सी केयर्स यानी कि केयर्स कॉम्फो डॉट इन नामक एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। देखिए अभी हाल ही में इसकी शुरुआत जो किया गया है, ये प्रहलाद जोशी के द्वारा किया गया। तो विकल्प नंबर यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, ध्यान रखिए, केंद्रीय कोयला मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, इनके द्वारा भी हाल ही में सी केयर्स अर्थात केयर्स कॉम्फो डॉट इन नामक एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य कोयला खदान भविष्य निधि संगठन के रिकॉर्ड और प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाना। यानी कि यूं कहें कि आपको ध्यान रखना है, कोयला क्षेत्र में काम करने वाले जो कह सकते हैं खदान भविष्य निधि संगठन के जो ग्राहक हैं, यानी कॉम्फो के जो ग्राहक हैं, और इसके पेंशन भोगियों तक इसका मुख्य रूप से लाभ पहुंचाया जाए, इसको लेकर इसका प्रक्रिया जो है उसे डिजिटल बनाना है। इसी उद्देश्य को लेकर अभी हाल ही में इस पोर्टल की शुरुआत किया गया कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा। तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलिए, आई थिंक इसका करेक्ट आंसर आप याद रखेंगे विकल्प नंबर सी। चलिए, 12वां प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेटर जजिमा रोड्रिग्स के बाद बोर्ड ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये जो जजिमा रोड्रिग्स को आप देख रहे हैं, नाम जो लिखा गया है, ये भारतीय महिला क्रिकेटर है और आगे यहाँ पे लिखा गया है कि इसके बाद अभी हाल ही में बोर्ड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया है। तो राइट आंसर होगा रणवीर सिंह को। ठीक है, विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। बोट जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, जैसे कि म्यूजिक स्पीकर वगैरह इस तरह की चीज़ें बनाती है। तो अभी हाल ही में रणवीर सिंह को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं आज की इस वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में बिहार 5 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा। इसकी जानकारी ऑलरेडी हम आपको दिए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएंगे, हमें बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और जो जानकारी हम टेस्ट सीरीज की ओर लेकर आपको दे रहे थे, आप लोग टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो आपका छूट चुका है वो भी आपको इसमें पिछला मिल जाएगा। बीपीएससी वाला ये वाला कोर्स है, इसे आप लोग परचेज करेंगे, प्रोमो कोड अप्लाई करना बीपीएससी 70। ये 8 फरवरी 2024 से मध्य रात्रि तक आपके लिए ऑफर है। और इसके अतिरिक्त बीपीएससी ट्री वाला जो ये वाला कोर्स है, इसको परचेज करने के लिए आप अप्लाई करेंगे BM100 ये प्रोमो कोड, और इसमें भी ऑफर 8 फरवरी 2024 तक है। दोनों कोर्स को एक नाम मात्र की फी के साथ आप ज्वाइन कर पाएंगे इस ऑफर पीरियड में। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।